हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल नितेश तिवारी ई लर्निंग में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2024-25 का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। इवनिंग शिफ्ट वाले अगर आप देख पा रहे हो तो उसको थोड़ा सा देख के जाओ, पैटर्न को समझ के जाओ। साथ ही आपका सोशियोलॉजी का आपका जो पेपर है ये आपको 3 आवर्स दिए जाते हैं, 80 मार्क्स आपके मैक्सिमम है। बोर्ड की तैयारी भी करना चाह रहे हो तो प्री बोर्ड के क्वेश्चन पेपर को समझो, उसके पैटर्न को समझो, उसको सॉल्व करो कि कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो डाली थी, बहुत कम बच्चों ने देखा, बट काफी सारे क्वेश्चंस अगर आप देखो उसमें से आए हुए हैं, सीधा वहां से उठ के आ गए हैं। पोल साइंस का एग्जाम बहुत नजदीक है, आप चाहते हो पोल साइंस की जल्दी से जल्दी वीडियोस आए, भाई कमेंट करो, बताओ मुझे, तो जल्दी आपको मैं कल तक प्रोवाइड करवा दूंगा। आओ बात करते हैं पेपर के पैटर्न को। भाई 4 खंडों में इसका डिवीजन था जिसमें 35 आपके क्वेश्चन थे, 35 क्वेश्चन आपको दिए गए थे। 1 से लेकर 16 तक आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे। उसके बाद 17 से आपका 25 जहां छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे 2 नंबर वाले आपको लिखना होगा। उसके बाद 26 से 32 आपके जहां 4 नंबर वाले क्वेश्चन, और आपको 80 वर्ड से अधिक नहीं लिखना था। भाई इस बात को समझो, 2 नंबर वालों में 30 वर्ड से ऊपर नहीं लिखना है और 4 नंबर वालों में 80 वर्ड से। इसका मतलब वर्ड लिमिट को देखा करो, अंधाधुंध कुछ भी मत लिख दिया करो, इस बात को समझो, ताकि बोर्ड एग्जाम में वो गलतियां ना करो। जितना बोला गया उतना ही करो ना। उसके बाद 33 से आपका 35 में 200 वर्ड से अधिक नहीं होने चाहिए आपका 6 नंबर वाले क्वेश्चंस में। बाकी ग्राफ के आधार पर एक लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। आओ बात करते हैं आपके पहले क्वेश्चन की। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर दबा दो। पहला क्वेश्चन आपका इसमें है, सांस्कृतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया की ओर संकेत करता है जिसमें व्यक्ति अपनी परिस्थिति को उच्च बनाते हैं, ठीक है। कारण कहता है कि सांस्कृतिकरण की अवधारणा अनेक स्तरों पर आलोचना की गई है। देखो आपका जो ये पॉइंट है दोनों सही तो हैं, लेकिन कथन जो है वो कारण का व्याख्या नहीं करता है। इसका ऑप्शन आपका खा रहना चाहिए। क्या है? खा ऑप्शन आपका इसमें रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है, जिसमें विविधता शब्द असमानताओं की बजाय अंतरों पर बल देता है, ठीक है। उसके बाद कारण कहता है कि जब हम कह सकते हैं कि भारत एक महान सांस्कृतिक विविधता वाला राष्ट्र है तो हमारा तात्पर्य यह होता है कि अनेक प्रकार के सामाजिक समूहों का समुदाय निवास करते हैं। जी बिल्कुल, दोनों चीजें बिल्कुल सही हैं और कथन कारण की व्याख्या आपका कर रहा है, तो इसका ऑप्शन का हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो थर्ड आपका, ये करवाया हुआ, ये क्वेश्चन आपका करवाया हुआ रॉबर्ट माल्थस का जो थ्योरी था वो मैंने पढ़ाया हुआ था, तो एक नंबर में आ गया, फंस गया यहाँ पे। आपको बताना है कि 2, 4, 8, 16 और 2, 4, 6, 8 उचित रूप में ये किस चीज के बारे में बता रहा है। पहला ऑप्शन है जनसंख्या ज्यामितीय रूप से बढ़ती है जबकि कृषि उत्पादन गणित रूप में बढ़ता है, ठीक है। उसके बाद अगला आपका पॉइंट है कि जनसंख्या ज्यामितीय रूप से बढ़ती है, कृषि उत्पादन ज्यामितीय रूप से भी बढ़ता है, नहीं ठीक नहीं है। उसके बाद कृषि उत्पादन ज्यामितीय रूप से बढ़ता है जबकि जनसंख्या गणितीय रूप से बढ़ती है, ओके। उसके बाद आपका ऑप्शन है इसमें लास्ट, जनसंख्या वृद्धि जो है कृषि उत्पादन दोनों गणितीय रूप से आपके बढ़ते हैं। इसका ऑप्शन आपका रहेगा का, मतलब जनसंख्या ज्यामितीय रूप से बढ़ती है लेकिन जबकि कृषि उत्पादन जो है वो गणित के रूप में बढ़ता है, तो ऑप्शन नंबर आपका का बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। अभिकथन कहता है कि लैंगिक असमानता प्राकृतिक है, ठीक है। उसके बाद कारण कहता है ऐसा कोई जैविक कारण नहीं है जो यह बता सके कि सार्वजनिक सत्ता के पदों पर इतनी महिलाएं क्यों पाई जाती हैं। देखिए दोनों ही, अगर मैं पॉइंट्स की बात करूं, देखो दोनों ही बिल्कुल, मतलब सही तो नहीं कहूंगा, दोनों ही सही नहीं है, ठीक है। और इसमें आपका ऑप्शन जो रहेगा, दोनों ही असत्य है तो आपका गा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। दोनों असत्य है मतलब इसका कोई कारण नहीं है, दोनों ही मतलब असत्य है, तो ऑप्शन नंबर आपका गा हो जाएगा इसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखो 5 आपका, हमारे देश में स्थापित कौन सी व्यवस्था हमें ब्रिटिश प्रारूप व प्रतिमानों पर आधारित नहीं है। कौन सी व्यवस्था नहीं है? हमारे देश की संसदीय व्यवस्था बिल्कुल है, विधि निर्माता ये भी है, शिक्षा व्यवस्था ये भी है, तो बचा कौन सा? घा। ऑप्शन घा अगर आपने लगाया है तो बिल्कुल आपका परफेक्ट रहेगा, ऑप्शन घा। उसके बाद देखो आपका क्वेश्चन नंबर आपका है 6, जिसमें आपको ये ऑप्शन आपको पढ़ना था। उसके बाद बताना है कि जाति जो है सबसे सामान्य निर्धारित विशेषता निम्न क्या है। ऑप्शन आपका इसमें दिया गया है जाति जन्म पर नहीं, जाति जन्म से निर्धारित नहीं होती, यहीं पर गलत है भाई। जाति जो है वो जन्म पर आपकी आधारित होती है। उसके बाद आपका है जाति की सदस्यता के विवाह के साथ विवाद संबंधित कठोर नियम लागू शामिल होते हैं, ठीक है। जाति में आपसी उप विभाजन होता है, ठीक है। और पारंपरिक तौर पर जातियां व्यवसाय से जुड़ी होती हैं, ओके। तो इसमें आपका सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ बिल्कुल सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर आपने अगर खा लगाया है तो बिल्कुल सही रहेगा इसमें, ऑप्शन नंबर खा बिल्कुल सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है आपका कि जाति व्यवस्था के विषय में कौन सी, अब इनमें से क्या चीज सही नहीं है। जाति एक सरल व्यवस्था, भाई यहीं पर फंस गया, बात खत्म। जाति एक सरल व्यवस्था नहीं है तो ऑप्शन नंबर आपका का है, यही आपका सही नहीं है, ऑप्शन नंबर का लगाया बिल्कुल सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 8,
अभिकथन कहता है कि राज्य आमतौर पर एक समरूप राष्ट्रीय पहचान का पक्ष लेते हैं, ठीक है। कारण कहता है सामुदायिक पहचानें राष्ट्र निर्माण के आधार के रूप में कार्य करती हैं। पहले से आपके मौजूद राज्य सभी प्रकार की सामुदायिक पहचान को खतरनाक और प्रतिद्वंदी मानते हैं। आपका इसमें ऑप्शन रहेगा का, दोनों सही है। कथन कारण की व्याख्या कर रहा है, ऑप्शन नंबर आपका का बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, जिसमें बोला गया किसने तर्क दिया कि विकलांगों की अदृश्यता की तुलना इनविजिबल मैन नामक उपन्यास जो है उसमें नायिका से की जा सकती। किसने करा है, मतलब ताराबाई शिंदे ने करा है, रॉल्फ एलिसन ने करा है, अनीता घई ने करा है, या दया पवार ने करा है। देखो यहाँ पे अनीता घई का नाम जो आता है वो इस आंसर के लिए उपयुक्त है, तो ऑप्शन नंबर आपका गा बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर देखो 10 आपका, निम्नलिखित में से कौन सा नियोक्ता अक्षमता का आपका आम लक्षण नहीं है। ए ऑप्शन आपका इसमें कहता है नियोक्ता जो है वो नियोग्य व्यक्ति के अपने प्रत्यक्ष ज्ञान से जुड़ी होती है, ओके। उसके बाद आपका यहाँ बताइए कि नियोक्ता एक मूल भाव ही यह दर्शा देता है कि नियोग्य व्यक्ति की सहायता आवश्यक है, ठीक है। उसके बाद नियोक्ता अक्षमता की एक जैविक कमजोरी माना गया है और अक्षम व्यक्ति को हमेशा शिकार यानी पीड़ित व्यक्ति के रूप में नहीं देखा जा सकता। इसमें आप कहेंगे कि यहाँ पर नियोक्ता जो है वो व्यक्ति के अपने प्रत्यक्ष ज्ञान रूप से अगर हम बात करें तो उसमें जुड़ी होती है, लेकिन यहाँ पर सेकंड जो पॉइंट इसका है थोड़ा ज़्यादा मैचेबल है, क्योंकि नियोक्ता एक मूल भाव ही यह दर्शा देता है कि नियोग्य व्यक्ति को सहायता की आवश्यकता आपकी होती है। तो आपका क्वेश्चन जो है 10 इसका ऑप्शन खा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 11, जिसमें निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या वृद्धि का प्राकृतिक निरोध उदाहरण नहीं है। प्राकृतिक आप दाएं ब्रह्मचार्य, अकाल, रोग। अगर आपने खा लगाया है, ब्रह्मचार्य लगाया है तो बिल्कुल परफेक्ट है 100%। उसके बाद द्वितीय क्षेत्र में कौन सा आपका है, बैंकिंग है, कृषि है, खाद्यान्न है या उत्पादन है। जिसने भी घा लगाया है उत्पादन, बिल्कुल परफेक्ट आपका क्वेश्चन का आंसर है। उसके बाद 13, पहले आर्किटेक्ट और इंजीनियर को कुशल ड्राफ्टमैन होना पड़ता था, अब कंप्यूटर उनके लिए सारा काम कर देता है, ठीक है। और हैरी बेवरमैन जो है प्रसिद्ध समाजशास्त्री थे। आपका 13 का जो क्वेश्चन का आंसर है रहेगा भैया वो है गा, और गा कहता है कि आपका ए सही है लेकिन आर आपका गलत है, तो आपका ऑप्शन गा रहेगा बिल्कुल 13 का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 14 है कि अभिकथन सामाजिक संसाधनों तक पहुंच असमान पहुंच की पद्धति की साधारणता सामाजिक विषमता कहलाती है। कुछ सामाजिक विषमताएं व्यक्ति के बीच स्वाभाविक विभिन्नता को प्रतिबिंबित करती है और उदाहरण के रूप जो स्वरूप है आपका योग्यता और प्रयास में भिन्नता आती है। आपका क्वेश्चन नंबर 14 का आपका इसमें जो रहेगा वो आपका ए है, कथन कारण दोनों सही हैं और उसकी व्याख्या कर रहे ए लगा दो, बिल्कुल सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 15, जिसमें सामाजिक आंदोलन के विषय में क्या चीज़ सही है। सामाजिक आंदोलन के बारे में आपकी पहली पॉइंट है कि सामाजिक आंदोलन एक लंबे समय आपका जो समय है एक निरंतर सामूहिक गतिविधि के रूप में आवश्यक होती है। उसके बाद बताइए सामाजिक आंदोलन में एक लंबे समय तक निरंतर सामूहिक गतिविधियों की आवश्यकता नहीं होती है। सामाजिक आंदोलन स्वतः स्फूर्त होते हैं और सामाजिक आंदोलन असंगठित विरोध होता है। देखिए स्वतः स्फूर्त तो आपका होता ही है, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन आपका इसके अनुसार परफेक्ट रहेगा वो आपका का रहेगा, ऑप्शन नंबर का आपका बिल्कुल सही रहेगा इसमें। क्वेश्चन नंबर देखिए 16, लाइन वाइज बताना है। देखो जिस बच्चे को डेट याद है वो तो अच्छे से बता देगा, जैसे चंपारण 1917 है तो जब चंपारण 1917 है तो बाकी देखो। तिभागा वाला अगर हम बात करते हैं तो ये आपका 1946 है, तो ये तो नहीं हो सकता। बारदोली वाला आपका 1928 है, तो भैया आप देखेंगे। इंडियन नेशनल जो किसान वाला है 1936। अब देख लो लाइन वाइज कौन सा है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ही लाइन वाइज बिल्कुल सही। इसमें हम कह सकते हैं आपका लगा तो नहीं है क्योंकि तिभागा सबसे लास्ट में आना चाहिए। थर्ड देखो कितने लास्ट में, ठीक है 2 में है, ओके। तो पहला होना चाहिए चंपारण, ओके। दूसरा बारदोली, ठीक है, कितनों में है आपका बारदोली, 3 में, ठीक है। तीसरा हमारा इसमें होना चाहिए ऑल इंडिया, 4th होना चाहिए, तीसरा 4th होना चाहिए, ठीक है। और लास्ट में आपका 3rd, तो ये आपका ऑप्शन नंबर गा बिल्कुल सही रहेगा। 16 का आपका ऑप्शन नंबर गा बिल्कुल सही रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, इसमें कहता है कि भैया भारत की जाति प्रथा की तरह दक्षिण अफ्रीका में प्रजाति के आधार पर समाज को श्रेणीबद्ध किया गया। लगभग आप अगर बात करें तो हर 7 दक्षिण अफ्रीकी व्यक्ति में से एक यूरोपीय वंश का है, फिर भी अफ्रीका के अल्पसंख्यक श्रोतों का वहां की शक्ति और संपदा पर प्रबल अधिकार है। बिल्कुल सही बात है भाई, जो गोरे लोग हैं वहां पे अगर आप देखोगे तो प्रशासनिक व्यवस्था में वही लोग हैं और संसाधनों पे सारा उनका नियंत्रण है। और वहां के सारे जो एक कहोगे 1990 से पहले तो सारे राष्ट्रपति वही हुआ करते थे, क्योंकि संसाधनों पर उनका नियंत्रण है, क्योंकि उन्होंने उनको जो मूल निवासी है उनको दबा दिया है, उनके अधिकारों को उनको दिया ही नहीं, तो उसके कारण ऐसा उन्होंने कर पाए हैं। अगला क्वेश्चन है सत्तावादी राज्य से आप क्या समझते हैं। देखो सत्तावादी वह राज्य है
जहां पर वह जो निर्णय ले लिया तो उसके अलावा आपका जो नागरिक अधिकार है उनकी अनदेखी की जाती, उनके लिए कोई कार्य नहीं किया जाता है। केवल कह लो कि जो कह दिया गया वो पत्थर की लकीर है। वह सत्तावादी राज्य है जहां आप कह सकते हो अभिव्यक्ति की आज़ादी को दबाया जाता है और राज्य जैसा करना चाहता है वैसा ही करता है। भारतीय संदर्भ में अगर धर्मनिरपेक्षता की बात करता हूं तो भारत का जो धर्मनिरपेक्षता है वो कहता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य के लिए सभी धर्म जो है वो समान होंगे, मतलब इक्वल होंगे। इस बात को याद रखना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 19, प्राकृतिक वृद्धि दर और शिशु मृत्यु दर में क्या अंतर है। देखो प्राकृतिक मृत्यु दर जो होता है वो जन्म और मृत्यु दर के बीच अंतर को कहते हैं, उसको प्राकृतिक मृत्यु दर है, जो अपने आप है, जन्म और मृत्यु दर के आधार पे है। लेकिन जो आपका शिशु मृत्यु दर है वो किसी जनसंख्या में आपका जीवित जन्म, अगर एक प्रकार से 100 बच्चों में जो जन्म ले रहे हैं उनमें से आपका 1000 बच्चों में जो लोग मर रहे हैं, जितने बच्चे मर रहे हैं उसे हम मृत्यु दर के रूप में परिभाषित करते हैं। इस बात को याद रखना। औपनिवेशिक काल के दौरान जाति आपकी संस्था बड़े बदलाव क्या हुए। भाई देखो औपनिवेशिक काल के दौरान जातियों में बहुत सारी जो विविधताएं थी, संघर्ष था, उसको भी भाई बदला गया, बहुत सारी व्यवस्थाओं को कैटेगराइज किया औपनिवेशिक काल में, और खास करके भारतीय समाज में जो विखंडन था उसको उन्होंने दर्शाया, समझा, उसके आधार पर भी आपका क्रमशः बांटने की कोशिश की थी। राष्ट्रीय विकास और जनजातीय विकास के संघर्ष के रूप में आप बताइए। देखो राष्ट्र का विकास अपने आप में एक अलग चीज है और जनजाति का विकास वो एक समाज की विकास की बात हो रही है। राष्ट्र सभी लोगों के विकास की बात करता है, जनजाति विकास जो हमारे पिछड़े वर्ग के लोग हैं जो जंगलों में कहीं ना कहीं रह रहे हैं उनके विकास की बात करता, तो उसको लेकर जो आंदोलन है उसके बारे में आपको बताना था इसमें। साथ ही क्वेश्चन नंबर आपका 21, जहां एक भी ऐसा आपका दलित आंदोलन नहीं हुआ जो एकजुट हो, ना तो अभी तक और ना ही पहले कभी हुआ। अलग अलग आंदोलनों ने दलितों से जुड़े अलग अलग मुद्दों को उठाया है, विचारधाराओं के इर्द गिर्द उठाया है, और दलित आंदोलन की प्रकृति पहचान के अर्थ में भले ही कोई अंतर ना रहा हो, लेकिन समानता, आत्म आपका सम्मान, स्पर्शता, आपका अस्पृश्यता का उन्मूलन की बात करें, जैसी बातें दर्शाई गई। अब आपने इसको पढ़ा, अब बताइए आंसर। तो दलित आंदोलन द्वारा उठाए गए क्या मुद्दे हैं, तो भैया असमानता जो है, आत्मसम्मान, अस्पृश्यता का उन्मूलन, ये जैसे मुद्दे आपके उठाए गए, यही आंसर आपको इसमें लिखना था। खासी आपका समाज में उन्हें समानता मिले, वो भी पॉइंट आप लिख सकते थे इसमें। उसके बाद देखिए आपका यहाँ पर बोल रहा है कि मैनेजर उत्पादन बढ़ाने के लिए किस प्रकार का कार्य करता है। देखो मैनेजर पहली बात तो किसी भी काम को नियंत्रित करवाने के लिए आप कह सकते हो कि पहला तो कार्य में वृद्धि करवा देता है, मतलब घंटों में वृद्धि करवाएगा, और दूसरा निर्धारित समय में उत्पादित वस्तुओं की मात्रा को बढ़ा देगा कि इतने समय में ज़्यादा उत्पादन करो। ये दोनों पॉइंट आप अगर लिख देते हो बिल्कुल सही आंसर आपका है। अगला है 23 आपका है सांप्रदायिकता क्या है और तनाव और संघर्ष लगातार स्रोत क्यों है। देखो बिल्कुल सही है, सांप्रदायिकता होता है दो समुदायों के बीच में संघर्ष, खासकर भारत में अगर बात करें तो हिंदू मुस्लिम के बीच में है। वैसे बहुत सारे देशों में ऐसा सांप्रदायिक दो समुदायों के बीच है, आपका पाकिस्तान में भी रिसेंट देखने को मिला शिया और सुन्नी के बीच में संघर्ष, तो वो भी सांप्रदायिकता का ही रूप है जब दो समुदाय आपस में लड़ते हैं। इसमें देखिए तनाव और हिंसा का जो हम लगातार स्रोत की बात करें तो बिल्कुल सही बात है, तनाव और हिंसा ही इसके स्रोत हैं, और लगातार ये आपका धार्मिक कारणों से भी आपका ये निकल के सामने आते हैं। भूमिगत खानों आप जो खाने होती है वहां कार्य करने वाले मजदूरों किस प्रकार की खतरनाक स्थिति का सामना करना पड़ता है। देखो बहुत सारी जहरीली गैसें रिलीज होती हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं बिल्कुल नहीं होती हैं, और इसके अलावा जो वातावरण है बहुत खराब होता है, तो उनका सामना इन्हें करना पड़ता है। जाति और वर्ण में क्या अंतर है। देखो भाई जाति जो है एक जन्म आधारित है, वर्ण जो है वो कर्म आधारित आपकी व्यवस्था होती है, इस बात को आपको लिख देना था, तो बहुत सिंपल है। और जाति खास करके ज्यादा थोड़ी कठोर है जबकि वर्ण उतना कठोर नहीं है। दोनों पॉइंट एक दो लिखने थे, बहुत था आपका। रूढ़िबद्ध धारणाओं और पूर्वग्रह से परिभाषित कीजिए। रूढ़िबद्ध का मतलब पुरानी विचारधारा है, पूर्वग्रह एक प्रकार का संशय की भावना होती है, तो भेदभाव इनमें ही आपका उभर के सामने आता है, क्योंकि व्यक्ति रूढ़िवादी जब पुरानी विचार रखता है तो वो छुआछूत करता है, अपने आप को श्रेष्ठ मानता है, और पूर्वग्रह मतलब सामने वाले को शक की नजर से देखता है, तो यहाँ समाज में एक विभाजन क्रिएट होता है। ये पॉइंट्स आपको इसमें लिखने थे। नागरिक आपके जो समाज है उसमें लेकर अगर पॉइंट की हम बात करें तो क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है वो है नागरिक समाज राज्य को राष्ट्र और उसके लोगों के प्रति जवाबदेह बनाता है। सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन की यहाँ बात कर दी गई थी, आरटीआई की बात है, जहां पे आप सरकार से कोई भी प्रश्न पूछ सकते हो उसके संदर्भ में, और ये भारतीय हमारा संविधान इसका इजाजत आपको देता है कि आप किसी भी व्यवस्था के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हो। राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार के बारे में यहाँ बात की गई है। इसके बाद देखिए आपका समकालीन काल में उच्च वर्गों के लिए जाति व्यवस्था अस्पृश्य अदृश्य हो जाने के क्या कारण है। देखो समकालीन काल में जो आपका उच्च वर्ग के लोग हैं वहां जाति व्यवस्था अदृश्य हो रही है, क्योंकि लगातार परिवर्तन हो रहे हैं, शैक्षिक विकास हो रहा है कह सकते हैं, और सामाजिक परिवर्तनों के साथ समाज बदल रहा है, तो थोड़ा सा जो वर्ण व्यवस्था है अदृश्य आपके हो रहे हैं। जाति में विभिन्न विशेषताएं, इसकी विशेषताएं क्या है ये भी करवाया हुआ है। जाति आपका जन्म पर आधारित होती है, इसमें कठोर नियम होते हैं, और जातियों की उपजातियां भी होती हैं, तो ये सारी व्यवस्थाएं आपको लिखनी थी। आधुनिकरण को दर्शाने वाले कोई 4 पॉइंट। एक तो आप विचार कह सकते हैं कि विचार आपकी जो आधुनिकरण को दर्शाता है, लगातार सामाजिक परिवर्तन, शिक्षा में चेंजेस, महिलाओं को आपका शिक्षा का अधिकार कह लो या हर क्षेत्र में बढ़ावा, ये आधुनिकरण के कुछ आपके सूचक हो सकते हैं।
सामाजिक सुधार आंदोलन में अगर हम बात करें असमानताओं की, तो अगर हम सामाजिक सुधार आंदोलन राजा राममोहन राय जी की बात कर सकते हैं जिन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाया। राणा डे जी की बात कर सकते हैं जिन्होंने महाराष्ट्र में विधवा विवाह को बढ़ावा दिया। थोड़ा ऐसा करके आप पॉइंट बनाते तो बहुत अच्छा हो सकता था। लोग काम किस तरह पाते हैं और सरकार ने कार्य की दशाओं को बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठाए। देखो, सरकार ने एक तो मनरेगा आपका 2005-6 के आसपास लाया, तो वो आपका है खास करके सरकार जो आपका संगठित क्षेत्र है वहां पर कामगारों को बहुत अच्छे लेवल पे जो पैसा है वो मिल दिया करती, तो सरकार ने कुछ ऐसे फैसले आपके उठाए हैं। साथ ही आपका 32 है जिसमें आपको क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि ये जरा बताइए हमें कि भारत में हरित क्रांति के क्या प्रभाव पड़े। ये क्वेश्चन करवाया हुआ है भाई। हरित क्रांति आपका कृषि के परंपरागत तरीकों को छोड़ करके गैर परंपरागत तरीकों को अपनाया गया। 1960 के दशक में शुरू हुआ, खास करके अगर आप डेट की बात करो 1967 में आपका होता है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सामाजिक परिवर्तन यह आता है कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो किसान थे वो समृद्ध हुए, आर्थिक विकास हुआ। इसके अलावा आपका जो खाद्यान्न है उस क्षेत्र में वृद्धि होती है, सामाजिक स्थिति में उनका बदलाव आए थे। ये सारे पॉइंट आप लिख सकते थे। अब ये चार्ट आपसे पूछ लिया गया, तो इस चार्ट के माध्यम से आपको यहाँ पर बताना है कि स्त्री पुरुष अनुपात में गिरावट के क्या कारण है। देखो, स्त्री और पुरुष में गिरावट की अगर हम बात करें तो पिछले दशकों में बहुत बड़ा जो एक रीज़न मैं अगर कहूँ तो वो कहीं ना कहीं से जो लगातार नीतियां हैं, सरकारी नीतियां हैं, वे भी एक कारण है। और अगर पुराने समय बात करें तो वो बहुत बड़े लेवल पे जो सामाजिक असमानता थी उसके कारण था। सोनोग्राम, आपका सोनोग्राम क्या होता है, जहाँ पे सोनोग्राम मेरे ख्याल से जहाँ तक आपका है वो बच्चों का टेस्ट करवाया जाता है महिला का कि भाई बच्चा कौन सा है, उसकी भी कुछ चीज़ें हैं। और इसका विकास जो है आप अगर बात करें तो कुछ जो जानने के लिए ही किया गया होगा, अच्छे चीज़ों के लिए, लेकिन इसका प्रयोग भी कुछ अबॉर्शन टाइप कर दिया जाता है जो कि गलत चीज़ है। तो ये भी एक चीज़ आप बता सकते थे इसमें। साथ ही देखिए, आप फाइनल एग्जाम की तैयारी हमारे चैनल के साथ करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर दबा दो। तो इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।